हेलो ट्रेनिंग, मैं पवन कुमार कुशवाहा, देवरिया प्राइवेट ITI से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना महामारी के बाद जो लॉकडाउन चल रहा था और 1 जून से अनलॉक 1 शुरू हुआ, मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य हैं विभिन्न कार्यालयों में वो कार्य शुरू किए गए। वैसे ही हमारे संस्थान में भी, देवरिया प्राइवेट ITI में भी सारे प्रशासनिक कार्य 1 जून से शुरू हो गए हैं। आप सभी प्रशिक्षु अगर किसी तरीके का कार्यालय से संबंधित कार्य हो, जैसे अंक पत्र या प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो या एडमिशन से संबंधित कोई सूचना लेनी हो, तो आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों का जो कार्य, ऑफिस का कार्य चल रहा है, आज मैं देवरिया प्राइवेट ITI के वर्कशॉप, फिटर के वर्कशॉप से इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक अध्याय संप्रेषण कौशल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में संप्रेषण कौशल है, तो सबसे पहले समझते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। किसी भी डाटा, सूचना या संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है, वही संप्रेषण कहलाता है। ऐसा संप्रेषण विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में, संगठनों में, इंस्टीट्यूशनों में प्रतिदिन होते रहते हैं। वो संप्रेषण कई तरीके से होते हैं, जैसे मौखिक, अमौखिक, लिखित, ईमेल के द्वारा। तो उन सभी प्रक्रियाओं में सूचना या संदेशों का ही आदान प्रदान किया जाता है और इन सूचना के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही हम संप्रेषण कहते हैं। इस संप्रेषण की कुछ प्रक्रियाएं हैं कि कैसे हम किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करेंगे या भेजेंगे। तो उस संप्रेषण की प्रक्रिया के मुख्यतः 5 पद हैं। इसमें पहला है संदेशवाहक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता और 5वां प्रतिपुष्टि, फीडबैक। सबसे इसमें पहला आता है संदेशवाहक। संदेश को एक जगह से या किसी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने वाले व्यक्ति को संदेशवाहक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेंडर भी कहते हैं। और किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए किसी एक संदेशवाहक की आवश्यकता अवश्य होती है। दूसरा होता है संदेश, मैसेज। संदेश वह है जो एग्जैक्ट सूचना हमको एक जगह से दूसरी जगह या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे शब्दों में कहें तो किसी एक संगठन से, किसी एक संस्थान से दूसरे संगठन पर या दूसरे संस्थान तक जो निश्चित सूचना भेजनी होती है, उसको संदेश कहते हैं। तीसरा है माध्यम। माध्यम का मतलब उस सूचना को भेजने के तरीके का चुनाव करना। जैसे सूचनाएं हम कई तरीके से भेज सकते हैं। जनरली जैसे हम रेडियो से जो सूचना सुनते हैं, टेलीविजन से कोई हमको बोल के सूचना देता है, कोई हमको पत्र लिख के सूचना देता है, तो वो सूचना, उसी माध्यम का चुनाव करना, ये वो चुनाव करना होगा। और वो काम संदेशवाहक का है कि उस सूचना को किस माध्यम से, लिखित, पत्र के द्वारा लिखित में, या मौखिक जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करें, या दूसरी तरीके से कहें रेडियो और टेलीविजन से भी जो सूचनाएं संप्रेषित होती हैं, या न्यूज़पेपर से जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, तो वो माध्यम का चुनाव करना होता है। और चौथा होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, यानी जिसके पास सूचना भेजनी होती है वो रिसीवर कहलाता है। जो जैसे रिसीवर को हम डिकोडर भी कहते हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ संदेशवाहक को, सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं, तो और रिसीवर को डिकोडर कहते हैं। 5वां होता है प्रतिपुष्टि। प्राप्त सूचना, रिसीवर द्वारा प्राप्त सूचना पे जो फीडबैक दिया जाता है उसको प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। संप्रेषण के प्रकार, किस किस तरीके से हम अपनी सूचनाओं को या संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, वो संप्रेषण के प्रकार में आएगा। और वो संप्रेषण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं।
पहला मौखिक संप्रेषण, दूसरा अमौखिक संप्रेषण और तीसरा लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें हम अपनी सूचनाओं को बोल के, शब्दों से व्यक्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करते हैं। मौखिक संप्रेषण में जैसा हमने बताया कि इसमें अपने भावों को, अपने विचारों को या अपने सूचनाओं को, अपने संदेशों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मौखिक संप्रेषण के जो संप्रेषित करने के जो तरीके हैं उसमें पहला है जैसे रेडियो, टेलीविजन, तीसरा दूरभाष। जैसे रेडियो के माध्यम से जो सूचनाएं प्रसारित होती है वो शब्दों के माध्यम से ही होती है, इसलिए वो मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। और टेलीविजन में भी जो सूचनाएं प्रसारित होती है शब्दों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है, लेकिन उसमें शब्दों के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित होती है। तो टेलीविजन भी मौखिक संप्रेषण करने का एक तरीका है। और एक चीज ध्यान रहे कि रेडियो और टेलीविजन ये एक मार्गीय संप्रेषण करने के तरीके हैं। एक मार्गीय का मतलब है कि सिर्फ एक तरफ से ही सूचनाओं को भेजा जा सकता है। और तीसरा है दूरभाष। इसमें भी हम अपने सूचनाओं को, संदेशों को दूरभाष के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। और दूरभाष द्विमार्गीय संप्रेषण का एक तरीका है। मौखिक संप्रेषण का महत्व, पहला है नेतृत्व क्षमता, दूसरा प्रतिभागी के लिए, तीसरा सम्मान और चौथा अच्छे वातावरण के लिए। जब भी हम अपनी सूचनाएं मौखिक संप्रेषण के लिए, मौखिक संप्रेषण के माध्यम से स्थानांतरित करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब किसी सूचना या संदेश को या अपने भावों को, अपने विचारों को मौखिक रूप से शब्दों के द्वारा व्यक्त करेंगे तो नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। बोलने की शक्ति, अपने विचारों को दूसरे के ऊपर प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो इससे नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। दूसरा है प्रतिभागी के लिए। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं कि जैसे किसी संगठन में कोई उच्च अधीनस्थ अधिकारी अपने कर्मचारी से किसी भी विषय पर सुझाव मांगता है तो वो सुझाव मौखिक ही होगा। अगर वो उस सुझाव को अच्छे सुझाव को अच्छे ढंग से अपने उच्च अधिकारी के साथ संप्रेषण कर लेता है तो उसके लिए काफी लाभदायक होता है। और तीसरा है सम्मान। जैसे किसी संगठन या किसी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को प्रशंसा देना हो, पीठ थपथपाना हो तो शब्दों के माध्यम से हम उसकी प्रशंसा कर लेते हैं, तो सम्मान होता है। और अच्छे वातावरण के लिए में किसी भी सूचना या संदेश को अगर वो कुछ हद तक गलत तरीके से संप्रेषित हो गई हो तो उसको सुधारने के लिए मौखिक संप्रेषण किया जा सकता है। और सूचनाओं को ठीक ढंग से, अगर वो सूचना गलत तरीके से या उसमें कुछ गलती स्थानांतरित हो गई है तो उसको मौखिक रूप से हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मौखिक संप्रेषण के महत्व में ये चारों चीजें। संप्रेषण के लाभ, मौखिक संप्रेषण के क्या लाभ हैं उसमें पहला है समय की बचत। जब भी मौखिक संप्रेषण होगा तो हमको जो भी संदेश देना होता है वो सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचा देते हैं शब्दों के माध्यम से, सीधे बोल के, इसलिए इसमें समय की बचत होती है। दूसरा स्पष्टता। कभी कभी अन्य प्रकार के संप्रेषण में वो चीजें समझ में नहीं आती या उस सूचना को भेजने का जो मुख्य उद्देश्य होता है संदेशवाहक का वो प्राप्तकर्ता समझ नहीं पाता है, तो मौखिक संप्रेषण में इस चीज की अस्पष्टता रहती है। और अगर कोई चीज स्पष्ट नहीं हो तो उसको तुरंत स्पष्ट कर दिया जाता है। तीसरा है अधिक प्रभावी। मौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है क्योंकि जिस समय हम मौखिक संप्रेषण कर रहे होते हैं ठीक उसी समय सामने जिसको सूचना देना है, संदेश जिसको देना है,
उसके हाव भाव, उसके चेहरे की प्रतिक्रिया से हम समझ सकते हैं कि वो उस सूचना को किस ढंग से ले रहा है। तो इस तरीके से मौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है। और चौथा है प्रतिक्रिया की जानकारी। जो भी सूचना या संदेश भेजा जा रहा है या दिया जा रहा है, तो चूंकि प्राप्तकर्ता मौखिक संप्रेषण के समय सामने उपस्थित रहता है, इसलिए उसके बॉडी लैंग्वेज से हम उसके प्रतिक्रिया की जानकारी, या अगर उसको कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है तो वो अपने संदेह को सीधे पूछकर दूर कर सकता है। तो इसमें प्रतिक्रिया की भी जानकारी हो जाती है। और पांचवा होता है सस्ता। इसमें किसी तरीके की विशेषतः लागत नहीं होती है। जैसे लिखित संप्रेषण में पेपर पेन का यूज किया जाता है, और मौखिक संप्रेषण में चूंकि सीधे सीधे शब्दों को प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है, इसलिए ये काफ़ी सस्ता होता है। तो ये मौखिक संप्रेषण के लाभ के बाद मौखिक संप्रेषण की कुछ हानियां भी हैं। जैसे पहला है दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य। मौखिक संप्रेषण की हानियों में जो प्रथम है वो है कि मौखिक संप्रेषण करते वक्त दोनों पक्षों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जबकि अन्य किसी के संप्रेषण में, जैसे लिखित संप्रेषण हम अगर कर रहे हो तो उस समय दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। लेकिन मौखिक संप्रेषण में दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और दूसरा है प्रमाण का अभाव। मौखिक संप्रेषण में किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर कहें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई उच्च अधिकारी अपने निचले स्तर के कर्मचारी को कोई मौखिक आदेश देता हो, और बाद में वो कर्मचारी ये कह दे कि हमको इस तरीके का कोई आदेश मिला ही नहीं, तो वो अधिकारी उसके प्रमाण में कि हमने ये आदेश दिया था आपको, ये प्रमाण नहीं दे सकता। इसीलिए मौखिक संप्रेषण की हानियों में दूसरा है कि प्रमाण का अभाव होता है। और तीसरा है लंबे वार्ता में अनुपयुक्त। जब भी कोई लंबी सूचना देनी हो या लंबे समय तक बात करनी हो, तो उस समय मौखिक संप्रेषण उपयुक्त नहीं होता है। अमौखिक संप्रेषण, जैसा कि हमने अभी मौखिक संप्रेषण के बारे में पढ़ा कि किसी भी सूचना या संदेश को शब्दों के द्वारा व्यक्त करना मौखिक संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण के प्रकार में दूसरा जो अमौखिक संप्रेषण है, उसमें अमौखिक संप्रेषण का अर्थ है कि हम अपनी सूचनाओं को, संदेशों को अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने चेहरे से या अपनी भाव भंगिमा से अगर प्रदर्शित करते हैं, या किसी साइन से, जैसे विक्ट्री का साइन से अगर इस तरीके की सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करते हैं, तो वो अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। इस अमौखिक संप्रेषण के कुछ लक्षण हैं, जिसमें पहला है भाव भंगिमा का संप्रेषण। जैसे उन सूचनाओं को अपने भाव भंगिमाओं से प्रदर्शित करना। जैसे किसी सूचना, सही सूचना या अपने अनुकूल सूचना की प्राप्ति पर खुशी का इजहार करना, और खुशी के इजहार करने में जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आना या कंधे उचकाना, तो ये भाव भंगिमाओं से जो सूचनाएं संप्रेषित करते हैं, सामने खड़ा व्यक्ति वो समझ जाता है हमारे भाव भंगिमाओं से कि वो किस तरीके का सूचना संप्रेषित कर रहा है। दूसरा होता है अस्पष्टता। जैसे कभी कभी भाव भंगिमाओं या चेहरे के हाव भाव से हम संप्रेषित किसी व्यक्ति को देख रहे हो, तो उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो वो किस प्रकार की सूचना संप्रेषित कर रहा है। तो कभी कभी अमौखिक संप्रेषण में ये अस्पष्टता आ जाती है। और तीसरा होता है विश्वसनीयता। अमौखिक संप्रेषण में विश्वसनीयता का ये मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी समय किसी सूचना को मौखिक सूचना दे रहा हो, शब्दों के द्वारा सूचना दे रहा हो, और उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग बता रहा हो। जैसे जो चीज बता रहा हो जबकि बॉडी लैंग्वेज उससे इतर दिख रही हो, अलग दिख रही हो, तो हम उस सूचना को उसके ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर बॉडी लैंग्वेज उस सूचना के अनुकूल नहीं है
तो ऐसा आभास किया जा सकता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। अमौखिक संप्रेषण के घटक, अमौखिक संप्रेषण किस किस तरीके से किया जा सकता है उसके कुछ घटक हैं। उसमें पहला है पैरा लैंग्वेज, दूसरा प्रोक्सीमाइज और तीसरा काइनेसिक्स। पहला पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का अर्थ ये होता है कि किसी बात को कैसे कहना है। उसमें पैरा लैंग्वेज के भाग में लहजा, ध्वनि योग्यता, स्वर विशेषताएं और स्वर कौशल। पैरा लैंग्वेज के भाग में पहला है लहजा, बोलने का तरीका। लहजा का अर्थ है बोलने का तरीका। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कर्मचारी अपने बात से कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कल आ पाने में असमर्थ हूँ, तो अगर बात का उत्तर इस तरीके से होगा कि ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें कल आने की, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात गुस्से में है। उसके लहजे से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात गुस्से में है और हमारी छुट्टी को स्वीकृत नहीं करना चाह रहा है। या अगर वो दूसरे तरीके से उत्तर देता है कि ठीक है, कल मत आना, आराम कर लेना, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी छुट्टी स्वीकृत हो जाती है। और तो अमौखिक संप्रेषण में इस तरह लहजे के आधार पे भी संप्रेषण होता है। उसके साथ साथ उसका बॉडी लैंग्वेज भी बताएगा, बोलने के साथ साथ उसके शारीरिक हाव भाव भी बताएंगे कि वो हमसे किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। और दूसरा है ध्वनि योग्यता। संप्रेषित करते समय आवाज की तीव्रता, लय, उच्चारण करने के जो तरीके होते हैं वो ध्वनि योग्यता होती है। और तीसरा होता है स्वर विशेषताएं। तीसरा है स्वर विशेषताएं, जैसे रोने, चिल्लाने, हंसने, गाने, इस तरीके की अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उन आवाज़ों के माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर बाप के ऑफिस में 5-6 लोग मिल बैठकर हंस रहे हो और अगर हंसने की आवाज़ बाहर आ रही हो तो हम समझ सकते हैं कि ऑफिस का माहौल सामान्य है। और अगर बाप के ऑफिस में कई लोग बैठे हों और ऑफिस से कोई आवाज़ नहीं आ रही हो, पूरा माहौल शांत हो, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी गंभीर विषय पे चर्चा या परिचर्चा हो रही है। चौथा है स्वर कौशल। कुछ व्यक्तियों द्वारा कभी कभी बोलते समय कुछ बीच बीच में ओ आ ऐसे रुक रुक के या कुछ ऐसे शब्द बार बार रिपीट किए जाते हैं, हालांकि उनमें उसका कुछ मतलब नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो उनकी बोलने की ऐसी आदत होती है। तो स्वर कौशल में वो चीज़ें आएंगी, सूचना जो हमारे पास आ रही है उसको, उन शब्दों को अपने अर्थ में नहीं लेना है। साधारणतः संप्रेषण इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा स्वर एकदम स्पष्ट हो। दूसरा है प्रोक्सीमाइज। प्रोक्सीमाइज में अमौखिक संप्रेषण के इस घटक प्रोक्सीमाइज में हम किसी व्यक्ति के चारों तरफ के भौतिक स्थान का, घेरे में के भौतिक स्थान का अध्ययन करते हैं। और उस प्रोक्सीमाइज के जो जोन हैं वो 4 तरीके के हैं। पहला घनिष्ठ जोन, दूसरा व्यक्तिगत जोन, तीसरा सामाजिक जोन और चौथा पब्लिक जोन। जैसे पहले जोन में, घनिष्ठ जोन में, किसी व्यक्ति के आसपास 18 इंच तक की दूरी का जो जगह क्षेत्र होता है उसमें वो अपने घनिष्ठ मित्रों व सगे संबंधियों के लिए रिजर्व रखता है या उसके आसपास रहते हैं। और दूसरा व्यक्तिगत जो 18 इंच से लेके 4 फीट तक ऐसे परिवार के लोग, ऐसे मित्र जो हमारी और उनकी रहन सहन और सांस्कृतिक
गतिविधियां लगभग एक समान हो, वो उस व्यक्तिगत जोन में आता है। और तीसरा सामाजिक जोन, और उस सामाजिक जोन में उस व्यक्ति के खड़े स्थान से 4 फीट से लेके 12 फीट तक की दूरी पर वो सामाजिक जोन में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो उसको उसके व्यवसाय से, उसके पेशे से संबंधित लोग होते हैं, वो रहते हैं। और चौथा पब्लिक जोन, ये सबसे दूरी वाला जोन है जो 12 फीट से लेकर 24 फीट तक होता है। इस जोन में वो लोग होते हैं जिनके पास हमको अपनी सूचना संप्रेषित करनी होती है। तीसरा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में हम किसी व्यक्ति के शारीरिक हलचल या भाव भंगिमाओं को देख, या वो व्यक्ति अपनी शारीरिक हलचल या भाव भंगिमाओं से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह संप्रेषित करता है। उसमें उसके 3 तरीके हो सकते हैं, जैसे पहला है पोस्चर, दूसरा इशारा, और तीसरा फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव। तीसरा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में कोई व्यक्ति अपने शारीरिक हलचल, शरीर की विभिन्न क्रियाओं या भाव भंगिमा या हाव भाव से सूचनाओं को एक जगह से जो दूसरे जगह संप्रेषित करता है, काइनेसिक्स में उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पोस्चर, पहला पोस्चर, दूसरा गेस्चर और तीसरा फेशियल एक्सप्रेशन, मुद्रा, इशारा और चेहरे का भाव। पहला मुद्रा में जैसे किसी व्यक्ति के चलने, उठने बैठने, हंसने आदि के द्वारा हम उसके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा इशारा, गेस्चर, इशारे के द्वारा, जैसे कभी कभी सूचनाएं इशारों के द्वारा संप्रेषित की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया, मुस्लिम लोग भी आकार में अपने हाथ का इशारा करते हैं, उसका मतलब विक्ट्री होता है, जीत से मतलब होता है। तो उस तरीके के इशारों द्वारा भी सूचनाएं संप्रेषित की जाती है। और तीसरा फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, या अपने चेहरे के भावों को इस तरीके से प्रदर्शित करें कि सामने खड़ा व्यक्ति हमारी सूचनाओं को समझ सकता है। तो इन सभी का अध्ययन इस काइनेसिक्स में किया जाता है। चलो आगे। संप्रेषण कौशल के प्रकार में अगला है लिखित संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण, सूचना का ऐसा स्थानांतरण जो लिख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता हो, वो लिखित संप्रेषण कहलाता है। उसमें पहला है कमर्शियल बुलेटिन, या द्विमार्गी होता है, व्यवसायिक सूचना, जिसमें दोनों तरफ से, किसी संगठन के तरफ से के उच्च अधिकारी या उससे जुड़े अन्य लोगों की तरफ से, दोनों तरफ से जो सूचनाओं का संप्रेषण, लिखित संप्रेषण किया जाता है, वो कमर्शियल बुलेटिन में आता है। दूसरा है कार्य मार्गदर्शिका। किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कर्मचारी, अधिकारी या कार्यरत जो भी लोग हैं, उनको किस प्रकार कार्य करना है, उस संबंध में जो निर्देश दिया जाता है, वो कार्य मार्गदर्शिका में लिखा जाता है। और तीसरा है पॉलिसी मार्गदर्शिका। उसी तरीके से किसी संगठन में कोई नियम, विधि और कानून इस पॉलिसी मार्गदर्शन में लिखित रूप से होता है। चौथा है डायरी रजिस्टर, जिसमें इस डायरी रजिस्टर्स में सभी कर्मचारियों के संबंध में सूचनाएं लिखी जाती हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, पूरे किस तरीके डायरी रजिस्टर, इसमें कर्मचारियों के बारे में, इसमें इस डायरी रजिस्टर्स में कर्मचारियों के बारे में सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। पांचवा सुझाव पत्र। किसी भी संगठन में या संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई सुझाव मांगा जाता है तो लिखित रूप से सुझाव दिए जाते हैं।
और चौथा है वार्षिक रिपोर्ट, उस संगठन के बारे में पूरा वार्षिक 1 वर्ष का लेखा जोखा इस वार्षिक रिपोर्ट में रखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे संप्रेषण की बाधाएं का मतलब कि कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते समय किस प्रकार की बाधा आ सकती है, अर्थात हमारी जो सूचना है या भेजने वाला जो संदेश भेज रहा है वो प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को ठीक ढंग से प्राप्त न हो पाए, यानी सूचना अस्पष्ट हो, तो इसे संप्रेषण की बाधाएं कहते हैं। और वो बाधाएं कई प्रकार की हो सकती है। जैसे पहला भाषा, जैसे संदेशवाहक या संदेश भेजने वाला और रिसीवर, संदेश का आदान प्रदान इन्हीं दोनों के बीच हो रहा हो, तो अगर संदेश सेंडर, संदेशवाहक किसी ऐसी भाषा का चुनाव कर लेता है अपने संदेश भेजते वक्त जो रिसीवर को उस भाषा का पूर्ण ज्ञान न हो, तो उस समय भी हमारी सूचना या उस संदेशवाहक की सूचना ठीक ढंग से रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाती है। तो भाषा की समस्या संप्रेषण की बाधाओं में ये प्रमुख है। दूसरा शोर, कोई ऐसी सूचना सेंडर भेज रहा हो और आसपास किसी तरीके का शोर हो रहा हो, तब भी ठीक ढंग से वो सूचनाएं उस रिसीवर के पास नहीं पहुंच पाती हैं। और तीसरा है संदेशवाहक के कारण। संदेशवाहक के कारण में संप्रेषण की जो बाधा आती है, ऐसा कभी कभी होता है कि संदेश सेंडर को, संदेशवाहक को उस विषय के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान न हो, पूरी जानकारी न हो, सूचना का खुद उसके पास अभाव हो, तो वो अपनी सूचना को ठीक ढंग से नहीं भेज पाता है। ये सब बाधाएं हैं। और चौथा है संदेश स्थानांतरण के कारण। संदेश जिस समय स्थानांतरित हो रहा हो, तो उस समय कभी कभार वो लिंक, वो नेटवर्क टूट जाता है किसी कारण से, तब भी सूचना ठीक ढंग से स्थानांतरित नहीं हो पाती है। पांचवा है प्राप्तकर्ता के कारण, रिसीवर के कारण सब कुछ ठीक ठाक हो, संदेशवाहक अपनी सूचना को ठीक ढंग से भेज रहा हो, उसके द्वारा किसी तरीके के संदेश रिसीवर तक पहुंचने में कोई बाधा न आई हो, तब भी कभी कभी प्राप्तकर्ता के अपने कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे, उस संदेश में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीज़ें जो लिखी गई हो या बोली गई हो कि वो प्राप्तकर्ता उसको समझ नहीं पा रहा हो, तो तब भी रिसीवर उस भेजी गई सूचना को ठीक ढंग से रिसीव नहीं कर पाता है, तो ये भी उस बाधा में ही होगी। और चौथा होगा गलत माध्यम का चुनाव। संदेशवाहक के द्वारा संदेश भेजने के लिए अगर किसी गलत माध्यम का चुनाव कर लिया गया हो, तब भी वो सूचना ठीक ढंग से स्थानांतरित नहीं हो पाती है। और सातवां है एक से ज़्यादा संदेशों के कारण। एक ही समय अगर रिसीवर के पास कई सूचनाएं प्राप्त हो रही हो, तो वो किसी भी सूचना को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं कर पाता है, रिसीव नहीं कर पाता है, तब भी वो सूचना ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाई। तो इस तरीके से ये सभी कारण हो सकते हैं संप्रेषण की बाधा में। तो संप्रेषित किसी भी सूचना को संप्रेषित करते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, इन सभी चीज़ों को दूर कर लेना होगा, तभी ठीक ढंग से हमारी सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित हो पाएगी। संप्रेषण की जो बाधाएं थी, उन संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के कुछ उपाय हैं। जैसे पहला, विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय के संबंध में संदेशवाहक द्वारा सूचना भेजी जा रही हो या दी जा रही हो, उस विषय का पूरा तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो ठीक ढंग से सूचना संप्रेषित कर पाएगा। दूसरा है उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। उस पूरी सूचना का जो भी उद्देश्य हो, हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए सेंडर को सूचना देते समय। और तीसरा है दर्शकों, श्रोताओं के बारे में जानना चाहिए। जिस किसी को भी, अगर मान लें कि आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, श्रोता हमारे सामने हैं, तो उन श्रोताओं के बारे में, उनके बारे में ये जानकारी रखनी चाहिए कि वो किन किन विषयों में रुचि रखते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसी सूचना संप्रेषित किसी व्यक्ति के पास करने की कोशिश करने लगे जिसके संबंध में उसको
अरुचि हो, जो उस विषय से दर्शकों और श्रोताओं के बारे में जानना, सूचना जो संप्रेषित कर रहे हैं, जिसको संप्रेषित हम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान हमको अवश्य होना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व, उसका योग्यता, उसका रुचि किसमें है और उसी प्रकार की सूचनाएं उसके पास संप्रेषित करनी चाहिए। इन चीज़ों का उपयोग करके हम संप्रेषण की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम संप्रेषण प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। उसमें पहला है साधारण एवं सरल भाषा। जो भी संप्रेषण हो रहा हो, चाहे मौखिक, अमौखिक या लिखित, उसमें साधारण एवं सरल भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम जितना भी तकनीकी शब्दों का हो कम से कम उपयोग करना चाहिए अगर लिखित संप्रेषण हो रहा हो, और अगर मौखिक संप्रेषण हो रहा हो उस समय कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ताकि उस सूचना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसको आसानी से समझ ले। दूसरा है संदेशों का यथा समय संप्रेषण। संदेशों को ठीक समय से संप्रेषित करना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद उन संदेशों का संप्रेषण करना अनुचित होता है और उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तीसरा है पूर्वाग्रह से बचना। सेंडर, संदेशवाहक और रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला, संदेशवाहक और संदेश प्राप्त करने वाला, दोनों को किसी भी पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। अपने दिमाग में जो भी चीज़ें हैं पहले से उस विषय के प्रति उससे अलग हटके स्वच्छ विचार से स्वच्छ दिमाग से उस पर विचार करना चाहिए, तभी वो सूचना प्रभावी हो पाएगी। और चौथा है व्यवस्थित संदेशवहन। किसी भी सूचना को संप्रेषित करने के लिए समय, स्थान और रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वो संप्रेषण प्रभावी हो पाएगा। आज हमने संप्रेषण कौशल के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय से आपको जो भी डाउट्स हों वो हमारे या अमन सर के मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थान के वेबसाइट देवरिया pvtiti.com पे भी आपके प्रशिक्षण संबंधी PDF और वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और इसके अलावा संस्थान द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया एप्लीकेशन, ऐप्स, जिसका यूज आप करते आए हैं, वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उस ऐप्स का आप लोग निरंतर उपयोग करते रहें। हमारे संस्थान के जो भी अनुदेशक हैं अलग अलग विषयों के, वो प्रतिदिन आपके डाउट्स को भी वहाँ क्लियर कर रहे हैं, आपको होमवर्क्स और क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। तो उस ऐप्स का और वेबसाइट्स पे जो अपलोड्स वीडियो और PDF हैं उनका आप यूज करें। थैंक यू सो मच। इसके आगे हमारा जो चैप्टर्स है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास होगा अभिप्रेरणा का। इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा मोटिवेशन, जिसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, कौशल भारत, कुशल भारत।